ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास है। ओके, 19/11/2021-22 10th क्लास के बैच में वीकली करंट अफेयर की क्लासेस चलेगी, जो आपको यूट्यूब पे डेली संडे तक मैक्सिमम अपलोड हो जाया करेंगी। वीकली करंट अफेयर मिलेगी जो एक पूरी सीरीज में होगी, एक स्पेशल प्लेलिस्ट में आप यहां से देखते रहेंगे। तो करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास में सबसे पहले यह जानेंगे कि व्हाट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहते किसे हैं? अगर इंग्लिश में मैं इसको डिफाइन करूं, अगर इसका मैं शाब्दिक अर्थ कहूं तो करंट का मतलब होता है तत्कालीन। करंट का मतलब तत्कालीन, और अफेयर्स के मतलब कार्य, काम, तत्काल में होने वाले काम को करंट अफेयर्स कहते हैं, राइट? अब किस तरह के तत्काल में काम? बहुत सारे काम होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन मिलता है। करंट अफेयर्स इज अ जेनर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म इन विच मेजर न्यूज स्टोरीज एंड डिस्कस्ड एंड लेंथ in a timely manner. This differs from regular news broadcast that places emphasis on news reports presented for simple presentation as soon as possible, often with a minimum of analysis. अर्थात वर्तमान घटनाक्रम या सामयिक विषय प्रसारण पत्रकारिता का एक विशेष रूप है, जिसमें हाल में घटित घटनाओं के विस्तृत विश्लेषण तथा उनसे संबंधित चर्चा पर बदल दिया जाता है। समझ में आया? नहीं, कोई बात नहीं। मतलब यह कहा गया कि करंट में होने वाले जो भी घटनाक्रम या जो विषय है जिस पे विस्तृत में अगर चर्चा किया जाए तो वह क्या है? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो होता है वो सिर्फ आपके राज्य या आपके देश या आपके पंचायत तक समाहित नहीं होता, या आपके देश से बाहर निकल करके विदेशों तक के सभी मैटर्स जो आपके लिए जरूरी, आपको जानना जरूरी है, वो करंट अफेयर्स में जाता है। ठीक है, बता दें ये फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको देश दुनिया से रूबरू कराया जाएगा। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक वर्ल्ड मैप। देख पा रहे हैं? इसमें हमारा ये रहा प्यारा भारत। ओके, चाइना, मंगोलिया, रसिया, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार। बाकी बहुत सारे देश दिख रहे हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसको भी हम एक एक करते हुए समझेंगे। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि कुछ महाद्वीप में बांटा गया, कॉन्टिनेंट्स में। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, ये क्या है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका, जो कि नीचे आता है। ओके, यहां पे हम आपको पूरा कॉन्टिनेंट, महाद्वीप को दिखाए हैं। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप कहते किसे हैं? तो महाद्वीप पृथ्वी पर भूमि का वह महाभाग यानी बड़ा भाग जो एक हिस्से में बना हो या चारों तरफ से एक समुद्र से घिरा हो, उसको महाद्वीप कहते हैं। जैसे एक जमीन का ये एक हिस्सा एक अलग टुकड़ा हो गया। यहां पे देखिए एक जमीन का अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा है, ये अलग टुकड़ा, ये यहां पे अलग। ऑस्ट्रेलिया पूरा एक अलग सा टुकड़ा है। तो ये सब क्या हो गया? महाद्वीप हो गया, यानी कॉन्टिनेंट हो गया। कितने महाद्वीप? 7। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। ठीक है, फिर से बोलेंगे, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका। वेरी गुड। अब ये जो एशिया है ना, आप देख पा रहे कितना बड़ा है। अब इसमें हमें डीप जाना पड़ेगा। एशिया में कौन कौन से देश पाए जाते हैं, कितने रीजन है? तो यहां पे मैंने सिर्फ एशिया को दिखाया है। एशिया के टोटल 6 भागों में बांटा गया। एशिया कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में। सबसे पहले नॉर्थ एशिया, दिस वन साउथ एशिया, वेस्ट एशिया है ना, दिस इज सेंट्रल एशिया, दिस इज ईस्ट एशिया। ठीक है,
ईस्ट में हो गया, ओके, एंड दिस इज साउथ ईस्ट एशिया। दो दो चार, एक पांच, एक छह, ठीक है। नॉर्थ साउथ वेस्ट सेंट्रल ईस्ट सेंट्रल साउथ ईस्ट। अब इसमें हमें जरूरी है जानना साउथ एशिया। हम भारत कहां आता है? साउथ एशिया में। साउथ एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कितने देश आते हैं? 8, जिसमें जो साउथ एशिया था इसमें कितने देश है? 8, ठीक है ना। तो ये साउथ एशिया का एक ग्रुप है, सभी देशों का अपना एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात सार्क, क्या? सार्क। साउथ, मेरे साथ बोलेंगे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब साउथ एशिया का ग्रुप, फॉर रीजनल कोऑपरेशन मतलब रीजनल मतलब अस्थाई, लोकल, उनके कोऑपरेशन जो लोकल मैटर है ये साथ में बैठ के देखेंगे। सर ये ग्रुप क्यों बनाएंगे? ताकि हमारे रीजन में अगर कोई मैटर हो, जैसे कि एक देश है बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैला रहा है जिससे इसको नुकसान है, तो ये बैठ के आपस में बात करेंगे। ओके, इसकी नेपाल, इंडिया के पास जो पानी आता है वो चाइना से होते हुए, नेपाल से होते हुए आता है, पाकिस्तान को जाता है। तो इस मीटिंग के दौरान चाइना, इंडिया, अब पाकिस्तान अपना मीटिंग तय करेगा कि कौन कितना पानी होल्ड करेगा, कौन कितना पानी रोकेगा, ठीक है। जिसमें एक मीटिंग होता है। तो कौन सी ग्रुप बनी? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, ओके। तो यह जो ग्रुप है यह 1958 में बना और ये कितने देशों का है? 8, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इंडिया, श्रीलंका, हम ऐसे चलेंगे, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक यहां पे मालदीव छूट गया। इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। इसकी राजधानी कहां पे? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। वैसे पूरे इस सार्क की हेडक्वार्टर कहां पे? काठमांडू में। सार्क का हेडक्वार्टर कहां पे? काठमांडू में। ये हर साल काठमांडू में मीटिंग करते हैं। ये 8 देश मिल करके, काठमांडू में नहीं, हर साल मीटिंग करते हैं, या कभी कभी 2 साल का भी गैप हो जाता है, ठीक है। और हर बार अलग अलग देश होस्ट करता है। लास्ट मीटिंग 2014 नवंबर में काठमांडू में ऑर्गेनाइज किया गया था। सर आज तो 8 साल हो गए। फिर अगली मीटिंग सन 2016 में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में रखा गया था, ठीक है। लास्ट मीटिंग 2014 काठमांडू में, उसके बाद की मीटिंग 2016 पाकिस्तान में। सर तो इसको लास्ट क्यों कह रहे हैं? लास्ट तो पाकिस्तान वाला हुआ, पाकिस्तान 2016 में हुआ था ना, तो काठमांडू उसके बाद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान में तो जो 2016 में मीटिंग होने वाला था उस टाइम उरी अटैक हो गया था। उरी के सोल्जर पर अटैक हुआ था, जो सो रहे थे, आर्मी आके अंदर से फायरिंग हो गया, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उरी अटैक मूवी जो आई है एक बार जरूर देखिएगा। देखें? उरी अटैक मूवी है जो देखिएगा, पूरी सोल्जर की स्टोरी को दिखाया गया, फिल्माया गया, कैसे उरी में सोए हुए सिपाहियों के बंकर में अटैक कर दिया गया, जिसमें अलेजिडली आरोप लगा कि पाकिस्तान के किया धरा ये सारा कार्य था, जिसे इंडिया प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मना कर दिया जाने से कि वहां पे टेरर हो रहा है, उरी अटैक हुआ, मैं वहां पे इस सार्क मीटिंग में मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। बेसिकली मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, ठीक है। जब इंडिया पीछे हटा तो बाकी देश भी पीछे हट गया कि भैया हम भी ना जाएंगे, वहां पे अटैक हो रहा है,
ठीक है, यहां पर टेररिज्म है तो बाकी कंट्रीज भी नहीं गई। तो जो लास्ट मीटिंग 2016 में पाकिस्तान में था वो टर्मिनेटेड हो गया, नहीं हो पाया। ओके, तो लास्ट संपन्न मीटिंग कहां हुई थी? पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं, काठमांडू में। संपन्न मीटिंग कहां पे? काठमांडू में 2014 में। उसके बाद से 2016 में पाकिस्तान में होना था, लेकिन पाकिस्तान में उरी अटैक की वजह से टल गया। अब 2022 का डेट था, अब तक हुआ नहीं है, अब पता नहीं होगा या नहीं। वो कहां होगा? पाकिस्तान में। क्योंकि पाकिस्तान की कैंसिल हो गया, तो जब भी मीटिंग होगा 2022 की डेट रखी गई थी, ये नवंबर आ गया, अब तक नहीं हुआ। अगर होता भी है इस ईयर तो पाकिस्तान इस्लामाबाद में होगा, और अगर इस साल नहीं होता है तो 2023 में भी पाकिस्तान में ही होगा। ठीक है, अर्थात 16 के बाद 14 के बाद से आज तक मीटिंग नहीं हुई है। ठीक है, अब आते हैं हम वेस्ट एशिया पे। वेस्ट एशिया कौन सा रीजन है? ये वाला वेस्टर्न रीजन है। ठीक है जी, अपना पश्चिम। सबसे पहले वेस्ट में जाने से पहले आपको मैं डायरेक्शन सिखाऊंगा। कोई भी मैप आपके सामने आए तो इसमें डायरेक्शन नहीं दिया तो उत्तर पश्चिम पूरब कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ का होता है। आप हमेशा एज्यूम कर लो कि मैप में ऐसे ऊपर की तरफ एरो दिया हुआ है। ऊपर हिस्सा कौन सा हुआ? नॉर्थ, और नीचे का साउथ। ठीक है ना? ओके, और आप इस मैप के सामने से अगर देखिए, मतलब मैप ऐसे हो गया, तो नॉर्थ का आया हिस्सा वेस्ट और बाया पश्चिम। ठीक है, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ? वेस्ट। ये पश्चिमी हिस्सा हो गया। ठीक है ना? क्या हो गया? पश्चिम। ये हो गया पूरब, और नीचे हो गया साउथ। तो ये कौन सा हुआ? वेस्टर्न एशिया। वेस्टर्न एशिया। ठीक है ना? वेस्टर्न एशिया जो ग्रुप है, इसमें कौन कौन देश आता है? हाँ, जैसा ऐसे दिमाग लगा के बताएं जी। अफ्रीका। अफ्रीका तो एशिया का है ही नहीं, वो यहां पे है। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पश्चिम में कौन से देश है? वेरी गुड, सऊदी अरबिया, दुबई, ओमान, बहरीन, कतर, ईरान, इराक वगैरह। ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं। टोटल इसमें 24 कंट्रीज आते हैं वेस्टर्न एशिया में। आप यहां पे ओमान, यमन, सऊदी अरबिया, दुबई, इराक, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, सीरिया वगैरह वगैरह, इसमें सारा देश आता है। ठीक है जी। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान और साइप्रस, ये सारा इसी देश का हिस्सा है। किस देश का? वेस्टर्न एशिया का। और साउथ एशिया का कौन कौन था? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। वेरी गुड। बस हमें सार्क के नाम को याद रखना है, क्योंकि वो हमारा है। बाकी आपके माइंड में होना चाहिए, अगर वेस्टर्न एशिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया, यानी कि ये सऊदी वाला जो गल्फ कंट्री है उसके अंदर आता है वेस्टर्न एशिया। ठीक है, जैसे कि सऊदी, दुबई, ओमान, ईरान, इराक, इतना नाम याद रखिएगा। ठीक है जी। और साथ में तुर्की का भी नाम याद रखिएगा, तुर्की। ठीक है, ओके। तो ये ग्रीन वाला कौन सा देश है? सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, सऊदी, तुर्की, ओमान, यमन और दुबई। इतना ये इंपॉर्टेंट देश है, इसको नाम याद रखिएगा। इसको गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं। गल्फ इसलिए कहते हैं कि यह सभी देश एक खाड़ी के पास बसा हुआ है। और ये जितनी देशें देख रहे हैं, यह देश जो है वो मुस्लिम डोमिनेंट देश है। कौन सी देश है? मुस्लिम डोमिनेंट। और सबसे ज्यादा वर्ल्ड में जो पेट्रोलियम होता है वो इन्हीं देश के पास है। इराक के पास, ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, दुबई, इन सब के पास है। दुबई के पास अब नहीं रहा। ठीक है ना? तो इन सब के पास पेट्रोलियम है। ओके, इसीलिए यहाँ की जो इनका जीडीपी है, जो रिच होने का जो वजह है, इनके लैंड पे क्या पाया जाता है? पेट्रोलियम। और ये निकाल करके दुनिया को बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। ठीक है, वेस्टर्न एशिया हो गया। अब आते हैं सेंट्रल एशिया पे। सेंट्रल एशिया कौन है? ये वाला सेंट्रल एशिया है। ठीक है,
यानी ये अपना इंडिया के हल्का उत्तर और पश्चिम के कॉर्नर पे जाएंगे तो ये सेंट्रल एशिया पड़ता है। सेंट्रल एशिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशिया के थ्रू ही हम यूरोप में जाते हैं, ठीक है ना। यूरोप एक बड़ी देश है, मतलब रिच देश है, तो हमें वहां तक पहुंचने के लिए अगर यहां से रास्ता मिल जाता है तो हम आसानी से बाय रोड जा सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा पाकिस्तान से अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना, इस वजह से हम पाकिस्तान को बाय रोड पार नहीं कर सकते। पाकिस्तान से हमारा दुश्मनी चलता है, तो वो अपने हिस्से से हमें नहीं जाने देता है, ठीक है। अगर किसी तरीके से पाकिस्तान से हमारा अच्छा रिश्ता कायम हो जाए और पाकिस्तान अपने थ्रू आगे जाने दे, तो हम सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप तक जा सकते हैं। यूरोप एक बड़ी मार्केट है, जहाँ तक हमें एंट्री जाने के लिए हमें यहाँ से ईरान जाना पड़ता है बाई समुद्र। ईरान से फिर हमारा जो देश है वो ईरान से अफगानिस्तान तक रेलवे ट्रैक बिछा रहा है, फिर यहाँ से ये अपना देश बिछा रहा है। इंडियन रेलवे ट्रैक अफगानिस्तान तक फैला रहा है, फिर अफगानिस्तान से होते हुए इनका रोड इस्तेमाल करते हुए हम पहुँच जाएंगे यूरोप तक, ठीक है। तो इस सेंट्रल एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? जितने स्थान वाले नाम आते हैं, राइट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, याद रखिए इसमें अफगानिस्तान भी आ जाता है। सर अफगानिस्तान तो अपने देश में था, सार्क में था, तो अफगानिस्तान सार्क का भी हिस्सा है और सेंट्रल एशिया का भी हिस्सा है, ठीक है जी। तो जितना स्थान वाला हिस्सा आ रहा है पाकिस्तान छोड़ के, मतलब अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ये जो इतने 6 देश है, टोटल 6 ही देश है जो सेंट्रल एशिया में आते हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये सेंट्रल एशिया में आता है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि यह नाम आपके ब्रेन में ये चीज फीड रहे कौन से किस देश में आता है। आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे स्लाइड्स भेज दिए जाएंगे जहां से आप इसको देख सके। आप यूट्यूब से रिवीजन कर सकते हैं फिर दोबारा। क्लियर? यस सर। आगे आता है साउथ ईस्ट कंट्रीज। ये सदर्न एशिया हो गया, वेस्टर्न एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। नॉर्थ एशिया के अंदर कौन सा आता है? यूएसएसआर, सोवियत रूस संघ, सोवियत रूस संघ। अब ये रूस सब बट चुका है, तो इसके जितने पार्ट्स आए हैं सब वो नॉर्दर्न में आते हैं। ये रसिया किस में आता है? नॉर्थ एशिया में आता है। अब हमें बचा ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। क्लियर? आइए एक एक करके इनके बारे में लिखते हैं। हमारा इंडिया से जस्ट जो आगे बढ़ते हैं, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। कौन कौन? हमारे जब पूरब की तरफ चलेंगे, साउथ में, ईस्ट में हमारे देश के बाद से म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, ये सारे साउथ ईस्ट कंट्रीज में आते हैं। ठीक है, ओके। एशिया का ही हिस्सा है ईस्ट एशिया। हमारे पूरब की तरफ कौन सा देश पाए जाते हैं? चाइना, मकाऊ, हांगकांग, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, नॉर्थ कोरिया और मंगोलिया। चाइना, मंगोलिया, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान एंड हो गया हांगकांग। हांगकांग इसी का वैसे हिस्सा है। अभी चाइना और ताइवान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कि हम आपको आगे बताएंगे।
ताइवान जो है, ये छोटा सा देश है ताइवान, चाइना कहता है कि ये इसी का हिस्सा है, लेकिन ताइवान कहता है मैं चाइना का हिस्सा नहीं हूं, चाइना मेरा है। क्या कहानी है, कैसे ताइवान बना, ये हम बाद में कभी किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें चाइना बार बार ताइवान को धमकी देता है कि तुम हमारे अधीनता को स्वीकार करो, यानी ये चाइना का हिस्सा है, तुम एक्सेप्ट करो, हम तुमको रूल करेंगे। ताइवान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और आए दिन चाइना अपना रॉकेट लॉन्चर यहाँ से मारता है और इसके ऊपर होते हुए इधर मार देता है, डराने के लिए धमकाते रहता है। ताइवान जो है वो सिलिकॉन रिच कंट्री है, सिलिकॉन पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सबसे ज़्यादा ताइवान में बनाए जाते हैं। सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन एक उपधातु होता है, जितने भी आपके मोबाइल, लैपटॉप, रेडियो एक्सेट्रा में जो चिप लगे रहते हैं, मदर कार्ड जो कहते हैं, आप देखिएगा अंदर एक कार्ड होता है जिसके ऊपर बहुत सारे वायर वगैरह अटैच्ड होते हैं, दैट इज वो सिलिकॉन के बने होते हैं और वो कहाँ बनता है? ताइवान के अंदर। ठीक है, ओके। इसी के साथ ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप हुआ, जिसमें हमने पढ़ा साउथ ईस्ट एशिया, इतना रीजन हो गया, ये हो गया नॉर्दर्न एशिया, है ना, ओके। ये पढ़ा हमारा वेस्ट एशिया, ओके, यहां तक पढ़ा था। ये हो गया अपना सेंट्रल एशिया, ये हो गया ईस्ट एशिया, राइट, और ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, और यहां से ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये टोटल 8 पार्ट हमने पढ़ा, 1 2 3 4 5 6 हिस्सा हुआ। ठीक है, कौन कौन एशिया कितने पार्ट्स हो गए? 6। कौन कौन? अपने से शुरू करिए। साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया। ठीक है, चारों डायरेक्शन का एक एक एशिया, एक सेंट्रल और एक साउथ ईस्ट। ठीक है, अब हमने आपको थोड़ी बहुत वर्ल्ड की जानकारी दी। वर्ल्ड में सिर्फ एशिया को बताया, अभी यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका बाकी है, एक दिन में ज्यादा होगा तो ये ओवर हो जाएगा। अब जानते हैं, अब हम अपने देश के अंदर आ जाते हैं। सर एक बात बताएं, जैसे इंडिया को पाकिस्तान से कोई मैटर करता हो या इंडिया को दुबई से कोई डील करना हो, ये डील करता कौन है? जैसे कि पेट्रोलियम खरीदना है, कोई मीटिंग करनी है, तो ये किसके कहने से होगा? सिग्नेचर कौन करेगा डील पे? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं करते हैं, ये करते हैं फॉरेन मिनिस्टर्स। यस, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कौन है हमारे फॉरेन मिनिस्टर? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर। ये सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। सुब्रमण्यम जयस्वामी, born 9 January 1955, is an Indian diplomat and politician serving as the Minister of External Affairs of the Government of India since 30 May 2019। ये 2019 से हमारा फॉरेन मिनिस्टर है। कोई भी डील होता है, जैसे इंडिया ने उससे कहा, उसने उस देश से कहा, तो वो देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो यही फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। सर ये होते कौन है, बनते कहां से हैं फॉरेन मिनिस्टर? तो यह यूपीएससी का टेस्ट होता है ना, उसमें जो टॉप रैंक लाते हैं वो आईएफएस बनते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। ठीक है, और यह एक काफी प्रमोशन के बाद से काफी दिन आईएफएस सर्व करने, आईएफएस जब बनते हैं तब ये दूत बनते हैं। जैसे कि एम्बेसी, एम्बेसडर समझते हैं? इंडिया के अंदर जितने देश है उसकी एम्बेसडर हमारे इंडिया के दिल्ली कैपिटल में बैठी हुई है। एक ऑफिस सऊदी के लिए, एक पाकिस्तान के लिए, एक ईरान के लिए, इराक के लिए, श्रीलंका के लिए, अमेरिका के लिए, यानी कि हमारे इंडिया में सभी देशों के एक एक दूत बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे ही सभी देश में हमारे दूत बैठे हैं, यानी सभी देश के सभी देश में एक एक एम्बेसडर बैठा होता है।
ठीक है जी। अगर कोई छोटी डीलिंग हो, सऊदी को कोई बात कहना है, तो सऊदी का जो एम्बेसी इंडिया में बैठा हुआ है हम उसे डील करते हैं। लेकिन पूरी सऊदी और इंडिया की कोई डीलिंग होने वाली है तो यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल मिनिस्टर और सऊदी के एक्सटर्नल मिनिस्टर, ये दोनों आपस में डील करते हैं। जो हम किसी देश से हथियार वेपन का परचेसिंग करते हैं, कौन डील करेगा? हम आप डील नहीं करेंगे ना, तो यही कौन डील करते हैं? एक्सटर्नल मिनिस्टर। कौन है हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर? एस जयशंकर। कौन? एस जयशंकर, नाम याद रहना चाहिए। एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, नाम याद रहेगा एस जयशंकर, पक्का? ओके, आप नोट नहीं कर रहे हैं? कुछ मिनिस्ट्री के बारे में और हम बताते हैं, कौन कौन हमारे मंत्रालय संभाले हुए हैं। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर हमारे एस जयशंकर साहब संभाले हुए हैं। और ये कौन है? अमित शाह। माननीय श्री अमित शाह जी, ये हमारे गृह मंत्रालय को संभालते हैं, होम अफेयर्स। दो तरह के अफेयर्स होते हैं, मतलब मसले मसाइल होते हैं, एक बाहरी मसले मसाइल और एक भीतरी। हमारा घर का एक्सटर्नल मिनिस्टर कौन है? हमारे पिताजी हैं। बाहर कोई भी मैटर होता है, किसी झगड़ा हुआ, कोई डीलिंग करना है, कोई परचेसिंग करना है, तो हमारे पिताजी करते हैं। और घर की कौन मैटर संभालते हैं? हमारी माँ संभालती हैं। तो हमारे घर में होम मिनिस्टर कौन हो गई? माँ। और एक्सटर्नल मिनिस्टर? ओके, पापा जी हो गए। तो घर को, तो भारत देश के अंदर जितने मैटर्स को सोल्व करना है, जैसे अभी किसान आंदोलन हुआ था, तो उसको रोकना, समझाना या डील करना किसकी जिम्मेदारी थी? अमित शाह जी की जिम्मेदारी थी। ये हमारे होम अफेयर्स हो गए। अर्थात हमारे गृह मंत्री कौन हुए? अमित शाह। विदेश मंत्री कौन हुए? एस जयशंकर। याद रहेगा? ओके, कुछ और मंत्रालय के बारे में बताते हैं। अब ये बड़े स्मार्ट से है, अनुराग सिंह ठाकुर। कौन है ये? अनुराग सिंह ठाकुर। ये दो तरह के मिनिस्ट्री को संभालते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड यूथ अफेयर एंड सपोर्ट। सर ये कितने मंत्रालय है? मोर देन 50 मंत्रालय है। अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग नेता संभालते हैं, ठीक है ना। हम कुछ इंपॉर्टेंट जो हमें आए दिन जरूरत पड़ते रहता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यह है हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। मतलब इनके पास दो मिनिस्ट्री है। जितने भी सूचना और ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, इंडिया अगर कोई बात को अनाउंस करेगा तो इनका काम होगा। जो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चल रही है वो सही है या गलत है, उस पर कंट्रोल इनका रहेगा, ठीक है। जैसे कोई बात अनाउंस होना होता है कि भारत कोई बात अनाउंस करता है कि हाँ हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई, हम जनता को ये स्कीम करने जा रहे हैं, तो ये कहने का काम हो, जो फाइनल इनका जो अथॉरिटी इन्हीं के सिग्नेचर के बाद उसको फाइनल ऑर्डर माना जाएगा। क्लियर? तो ये कौन हो गए? अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग ठाकुर के पास दो मंत्रालय है, पहला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय। जितने भी स्टेट गेम्स होते हैं या टूर्नामेंट IPL जो कराए जाते हैं वो इन्हीं की परमिशन और इन्हीं की वजह, इन्हीं के कंट्रोल के अंडर होता है। को किसके अंदर? अनुराग सिंह ठाकुर। इनके अंदर कितने मंत्रालय? दो। कौन कौन? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा एवं खेल मंत्रालय, ठीक है, याद रहेगा। अगला आता है हमारे, कौन है ये? माननीय श्री राजनाथ सिंह, ठीक है। यह हमारे रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्टर। इनका रोल क्या होता है? जैसे मान लेते हैं कि अभी चाइना के साथ हमारा टेंशन बढ़ रहा है, तो बॉर्डर पे कितनी आर्मी रहेगी, कहां किस बॉर्डर पे कितनी सिक्योरिटीज को बढ़ाया जाए, यह किसका काम होता है? रक्षा मंत्रालय को संभालना। अगर किसी देश पे अटैक हो जाता है, ठीक है ना, तो यह कैसे उसको डील करना है, कैसे नहीं, वो तो आर्मी का काम होता है, लेकिन फाइनल पावर देना इन्हीं का काम है। याद रहे, इन सबके ऊपर कौन से पावर है? प्राइम मिनिस्टर का। प्रधानमंत्री अगर देश के कोई मैटर आ जाए तो इनके सिग्नेचर के बाद से प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डर बड़ा होता है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आता है जिसको वित्त मंत्रालय कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। कौन है ये? निर्मला सीतारमण। वेरी गुड, निर्मला सीतारमण।
ये क्या काम करती है बाबू? जितने भी फाइनेंस का काम है, फाइनेंस बोले तो वित्त बोले तो पैसा, हमारे पूरे देश के पैसे की मालिक यही है। कौन सा पंचवर्षीय योजना आएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर कितना पैसा आएगा, कितना पैसा कहाँ एलोकेट होगा, आने वाले कमिंग ईयर में देश में पढ़ाई के लिए कितना सरकार खर्च करेगी, डिफेंस आर्मी के लिए कितनी बजट ला रही है, किसानों को कितना बजट ला रहा है, इन सब का फाइनल कंट्रोल कौन करती है? निर्मला सीतारमण। याद रहे ये सारे मिनिस्ट्री हर 5 साल में चेंज हो जाता है। बट अगर नेक्स्ट टाइम माननीय श्री नरेंद्र मोदी की ही अगर पार्टी रहती है, ठीक है, बीजेपी का ही रूल होता है, तो हो सकता है वो इन्हीं को फिर से रखे या चेंज कर दे। ये टोटल जो मंत्रालय होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा आवंटन किया जाता है, ठीक है। मंत्रालय कौन देता है? प्रधानमंत्री। तो अगर किसी वजह से बीजेपी की रूल नहीं रहती है, किसी कोई और पार्टी आ जाता है, तो अपना मंत्री वो अपनी पार्टी के लोगों को बनाएगा, ठीक है ना। ये एक बड़े से हंसमुख और प्रतिभावान नेता है। कौन है ये? पहचानते हैं? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी, जो कि हमारा रोड मंत्री है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। जितने भी रोड का डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये नितिन गडकरी के अंदर आता है। तो रोड मंत्रालय कौन संभालता है? नितिन गडकरी, ठीक है जी। इसके अलावा रेल मंत्रालय, इसके पहले पीयूष गोयल के पास था, अब अश्विनी वैष्णव के पास है। कौन? अश्विनी वैष्णव। यह भी याद करने की चीज है। हमारा रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये हमारे रेल मंत्री आ गए। अब कहोगे सर करंट अफेयर्स में आपने तो कोई अफेयर्स बताया ही नहीं, मतलब कौन से देश में क्या चल रहा है ये तो आप बताया नहीं। तो जैसे कि बताया, ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें आपको अगर कोई अफेयर होगा तो जब तक एस जयशंकर के बारे में ना पता हो, तो जितना भी वर्ल्ड अफेयर होगा वहां एस जयशंकर इन्वॉल्व होंगे। अगर हम कहेंगे रशिया इंडिया में यह मैटर चल रहा है, तो उसको वहां पे आपको एस जयशंकर के बारे में बताऊंगा। रोड के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा तो नितिन गडकरी का से ही शुरू होगा। कोई भी बजट, फाइनेंस, पैसा की बात होगी तो निर्मला सीतारमण आएगी। कोई भी खेल या युवा कार्यक्रम का बात होगा तो कौन आएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर आएंगे। किसी भी रेल के मैटर के लिए बात होगा तो कौन आएंगे? अश्विनी वैष्णव आएंगे। तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट वीक आपको इंपॉर्टेंट किसी एक अलग मुद्दे पे लेके चलेंगे आपको, जिसके अंदर हम अलग अलग मैटर्स को देखेंगे। ओके, थैंक यू। Please like and subscribe the video. Thank you very much.